ने निसंकोच मान लिया था। तो ये था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट 1 वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डीपीएसपी के आर्टिकल्स और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्सतवा। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डीपीएसपी के डिफरेंट आर्टिकल्स और उनके क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में देखने को मिलते हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 36 से। आर्टिकल 36 कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो स्टेट की डेफिनेशन है, पार्ट 4 के लिए भी स्टेट की वही डेफिनेशन मान्य होगी। यानी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या फिर पब्लिक अथॉरिटी की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग को स्टेट कहा जा सकता है। तो ये था आर्टिकल 36। अब हम देखते हैं आर्टिकल 37। ये तो हमने पिछली वीडियो में ही देख लिया था कि डीपीएसपीज जो है वो नॉन जस्टिसेबल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर स्टेट अपनी पॉलिसी बनाते समय डीपीएसपीज को वॉयलेट कर रहा है तो भी आप स्टेट के अगेंस्ट कोर्ट केस नहीं कर सकते। यानी गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरह का कोई कंपल्शन नहीं है कि वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर ही अपनी पॉलिसीज़ बनाएं। बट आर्टिकल 37 डीपीएसपीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हुए कहता है कि डीपीएसपी जो है वो देश की गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल है और ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो लॉ मेकिंग में इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। तो ये हुआ आर्टिकल 37। अब ये जो पार्ट 4 के बाकी आर्टिकल्स हैं इन्हें 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है: सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बट डिफरेंट स्कॉलर्स इन आर्टिकल्स को डिफरेंट तरह से क्लासीफाई करते हैं। लक्ष्मीकांत अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हमें इन आर्टिकल्स का क्लासिफिकेशन सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल में देखने को मिलता है। और इन आर्टिकल्स में कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जिनका कंटेंट एक से ज़्यादा कैटेगरीज को बिलोंग करता है, जैसे कि आर्टिकल 43 और आर्टिकल 47। इन दोनों आर्टिकल्स में आपको सोशलिस्टिक और गांधीयन दोनों के प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजीज देखने को मिलेंगी, जबकि आर्टिकल 48 में गांधीयन आइडियोलॉजी और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं। चलिए सबसे पहले सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स वाले आर्टिकल्स को डिटेल में समझते हैं। स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 38 से। आर्टिकल 38 ये कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो सिटीजन्स को इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करें। और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये बात भी कही गई कि स्टेट को अपनी पॉलिसीज़ और लॉ के ज़रिए लोगों के बीच की इनकम इनइक्वालिटीज़ और स्टेटस इनइक्वालिटीज़ को कम करने के साथ साथ फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के अंतर को मिटाने के लिए भी काम करना चाहिए और इस तरह लोगों के वेलफेयर को प्रमोट करना चाहिए। अगर हम आर्टिकल 38 को ध्यान से देखें तो यहाँ हमें समझ में आता है कि आर्टिकल 38 एक सोशल ऑर्डर क्रिएट करने के साथ साथ स्टेट के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करने की बात करता है। तो ये तो हुआ आर्टिकल 38। बट आर्टिकल 38 में जिन ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया गया है उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक मिनिमम प्रोग्राम हमें आर्टिकल 39 में देखने को मिलता है, ताकि इस मिनिमम प्रोग्राम को फॉलो करके स्टेट आर्टिकल 38 में सेट किए गए ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। तो देखते हैं कि आर्टिकल 39 के इन मिनिमम प्रोग्राम में कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि स्टेट को प्रयास करते रहना चाहिए कि सभी सिटीजन्स को रोजगार मिले। दूसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि देखो, नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हैं तो भारत के लोगों के, बट लीगली स्टेट उनको ओन करता है। तो जब भी किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोल माइंस का ऑक्शन किया जाता है, तो इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को स्टेट कुछ इस तरह से करे कि वो लार्जर सोसाइटी के बेनिफिट में हो। तीसरे पॉइंट में हमें कहा गया है कि सरकार समय समय पे अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू ये इंश्योर करे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और वेल्थ बस कुछ लोगों के पास ही कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट में बात की गई है कि सेम काम करने के लिए मेन और वुमेन को बराबर पैसे मिलने चाहिए। फिर आता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि स्टेट को ये इंश्योर करना चाहिए कि वर्कर्स और बच्चों से ज़बरदस्ती काम तो नहीं कराया जा रहा है, कहीं उनसे ऐसा काम तो नहीं कराया जा रहा है जिससे उनकी हेल्थ खतरे में पड़ सकती है, या फिर उनसे ऐसा काम तो नहीं कराया जा रहा है जो उनकी स्ट्रेंथ के परे है। और यहाँ आर्टिकल 39 का लास्ट पॉइंट ये है कि स्टेट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि बच्चों के हेल्दी डेवलपमेंट में सहायक हो। ये जो लास्ट पॉइंट है ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। तो यही था आर्टिकल 39। अब देखते हैं आर्टिकल 39A। ये बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि बहुत सारे लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाते, क्योंकि लॉयर्स की फ़ीस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए स्टेट को ये डायरेक्टिव दिया गया है
कि वो गरीबों के लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराए, और ये आर्टिकल भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। इस तरह हमने आर्टिकल 39 को भी कवर कर लिया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 41 की, जो ये कहता है कि अगर कोई बेरोजगार है, बूढ़ा हो गया है या बीमार है या फिर डिसेबल्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने लिए सफिशिएंट मनी कमा नहीं पाएगा। तो ऐसे में आर्टिकल 41 स्टेट को ऐसे लोगों को पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात कहता है। पब्लिक असिस्टेंस का मतलब होता है पैसा, यानी ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल मदद प्रोवाइड कराए। बट स्टेट जो है वो कितना पैसा देगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि स्टेट की खुद की हालत कैसी है। स्टेट की जितनी कैपेसिटी हो वो उतना मदद कर सकता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या आज की डेट में सरकार इस तरह की कोई भी मदद लोगों तक पहुंचाती है? यस, 1995 में स्टेट ने NSAP यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम शुरू किया था, जिसमें कई सारी स्कीम शुरू की गई थी ऐसे लोगों की मदद के लिए। इनमें से कुछ स्कीम्स हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम और अन्नपूर्णा स्कीम, जहां पर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को 10 किलो फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं। राइट टू वर्क भी आर्टिकल 41 का पार्ट है। इसके एग्जाम्पल में हम मनरेगा को देख सकते हैं, जो कि एक जॉब गारंटी स्कीम है। और इसी के साथ साथ आर्टिकल 41 में आपको राइट टू एजुकेशन भी मिलता है। इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स में हमने ये ऑलरेडी देखा था कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को आर्टिकल 21A के थ्रू कंपलसरी और फ्री एजुकेशन का प्रोविज़न है। और हम आगे देखेंगे कि DPSP में आर्टिकल 45 जो है वो चाइल्ड के बर्थ से 6 साल तक के बच्चों को अर्ली केयर की बात करता है। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि आज की डेट में आर्टिकल 41 जो है वो 14 साल से बड़े बच्चों की एजुकेशन की बात कर रहा है, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी शामिल है। बट क्योंकि ये आर्टिकल DPSP का पार्ट है, तो ये स्टेट के लिए कंपलसरी नहीं है कि वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सपोर्ट करे, बट स्टेट ऐसी कोशिश कर सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 41। अब बात करेंगे आर्टिकल 42 की, जो ये कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो ये इंश्योर करे कि वर्क कंडीशंस जस्ट और ह्यूमेन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए स्टेट अपने नियम बना सकता है कि एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को हेलमेट दे, ग्लव्स दे, राइट टाइप ऑफ शूज़ दे, ताकि वर्क एनवायरनमेंट में किसी तरह के एक्सीडेंट को बचाया जा सके। सरकार ने इससे रिलेटेड लेबर लॉज और फैक्ट्रीज एक्ट को भी पास किया हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 42 विमेन को मैटरनिटी लीव देने की बात करता है। आप देख सकते हैं कि अब नए कानूनों के हिसाब से विमेन की मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 6 महीने तक कर दिया गया है। तो ये था आर्टिकल 42। अब देखते हैं आर्टिकल 43, जो ये कहता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि वो वर्कर्स को लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज दे। यहाँ पर लिविंग वेज का मतलब समझना ज़रूरी है। आपने मिनिमम वेज का नाम सुना होगा, जिसका मतलब है कि एक ऐसी वेज या सैलरी जिससे आप अपनी बेयर मिनिमम नीड्स को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। लिविंग वेज का मतलब होता है कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग के अलावा आप अपनी सैलरी से एजुकेशन, हेल्थ और इंश्योरेंस जैसी चीज़ें भी ले पाएँ। और इसी से रिलेटेड एक टर्म और भी होती है, जो है फेयर वेज, जो कि लिविंग वेज और मिनिमम वेज के बीच के वेज को कहा जाता है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब तो आपको पता ही है, बट ये जो सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है, ये समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि ऐसी बहुत सारी जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं बेस्ड ऑन द सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर शुगर केन बहुत होता है, तो आपकी क्या ज़रूरत है कि आप अपने गाँव को छोड़कर शहर जाएँ नौकरी या मजदूरी के लिए। सरकार आपको मदद कर सकती है कि आप एक छोटी सी मशीन लगाकर गन्ने का जूस निकाल सकते हैं, उसे पैक करके बेच भी सकते हैं, या फिर सरकार खुद वहाँ पर एक शुगर मिल लगा सकती है, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और शुगर केन की खेती करने वाले फार्मर्स को भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 43 में इस तरह की जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देने की बात हो रही है, जिन्हें स्टेट जो है वो आइडेंटिफाई, इनिशिएट और इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इस तरह हमने आर्टिकल 43 को आधा कवर कर लिया है, और आधा इसलिए क्योंकि आर्टिकल 43 में सोशलिस्ट और गांधीयन प्रिंसिपल दोनों की बात है, और हमने अभी सिर्फ सोशलिस्ट प्रिंसिपल को कवर किया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 43A की, जो ये कहता है कि स्टेट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी बनानी चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में वर्कर्स भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। और ये इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने वर्क्स कमेटी,
जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल और शॉप काउंसिल बनाने के निर्देश दिए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट के निर्देश हैं कि कंपनी में अगर 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो एम्प्लॉयर को शॉप काउंसिल बनानी ज़रूरी है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और इस तरह से एम्प्लॉयर और वर्कर्स का रेशियो 1:1 होगा। यहाँ पर एम्प्लॉयर का मतलब हायर मैनेजमेंट और लीडरशिप है। तो ये हो गया आर्टिकल 43A, जिसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया था। अब आता है आर्टिकल 47, जो ये कहता है कि किसी भी इंडिविजुअल के सोशल, इकोनॉमिक और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए उसका हेल्दी होना ज़रूरी है। तो ये स्टेट की ड्यूटी भी है कि वो लोगों के न्यूट्रिशन लेवल को और उनके लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करे। इसी डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि मिड डे मील और आयुष्मान भारत जैसी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आती रहती है। तो हमने कवर कर लिया है आधा आर्टिकल 47। आधा इसलिए क्योंकि आर्टिकल 47 के गांधीयन प्रिंसिपल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ इस वीडियो में हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधीयन आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल से रिलेटेड डीपीएसपी के आर्टिकल्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्सवा। हेलो फ्रेंड्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पार्ट 3 वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के सभी आर्टिकल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है: सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के सभी आर्टिकल्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था और इसके अलावा आर्टिकल 43 और आर्टिकल 47 के सोशलिस्टिक कंटेंट को भी हमने कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग डीपीएसपी के उन आर्टिकल्स को कवर करेंगे जो गांधीयन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। गांधी जी ने अपने जीवन काल में अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से अपने व्यूज़ और बिलीफ से ना सिर्फ इंडिविजुअल्स बल्कि ग्रुप्स और नेशंस तक को अपने विचारों से प्रभावित किया है। तो उन्होंने अलग अलग जगहों पर जो लिखा या कहा उसे हम गांधीयन आइडियोलॉजी कहते हैं। और गांधी जी की आइडियोलॉजी का एम था एक स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी बनाना, जिसे उन्होंने नाम दिया था सर्वोदय सोसाइटी। सर्वोदय का मतलब होता है वेलफेयर ऑफ ऑल, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर सब लोग मिलकर प्रयास करते हैं सबके वेलफेयर के लिए। ऐसी सोसाइटीज़ में स्टेट के पास बहुत ही कम और लिमिटेड पावर्स होती हैं। गांधी जी बात कर रहे थे एक ऐसी विलेज कम्युनिटीज़ बनाने की जो सेल्फ गवर्निंग होंगी, जहां लोकल इश्यूज़ पर फैसले जनरल कंसेंसस, आपसी बातचीत से निकाले जाएंगे और गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल ना के बराबर होगा। और ऐसी गांधीयन आइडियोलॉजी पर बेस्ड है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, 43B, 46, 47 और 48। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 40 से, जो बात करता है विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने के लिए और स्टेट को डायरेक्टिव देता है कि वो पंचायतों को पावर और अथॉरिटी दे ताकि विलेज पंचायत सेल्फ गवर्निंग यूनिट्स की तरह फंक्शन कर सके। और यही गांधी जी का भी मानना था। तो ये हुआ आर्टिकल 40। अब देखते हैं आर्टिकल 43, जो बात करता है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, जहां घर पर ही लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलाकर एक छोटा सा कारखाना लगा लेते हैं। गांधी जी को कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का आइडिया बहुत ही पसंद था। उनके कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स की लिस्ट में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का आइडिया हमेशा से टॉप प्रायोरिटी पर रहता था। आर्टिकल 43 स्टेट को ये डायरेक्टिव देता है कि स्टेट ऐसी स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करे। तो ये था आर्टिकल 43। अब हम देखेंगे आर्टिकल 43B, जो बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेसिकली ऐसी सोसाइटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जाता है जहाँ पर लोग अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए वॉलंटरीली साथ आते हैं और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू करते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अमूल। आर्टिकल 43 स्टेट को डायरेक्टिव देता है कि स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट करे जहाँ पर वॉलंटरी फॉर्मेशन हो, मतलब लोग खुद अपनी मर्जी से साथ आएँ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएं। इनकी फंक्शनिंग ऑटोनोमस हो, मतलब इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से जुड़े मैटर्स में ये लोग अपने डिसीजंस खुद ले पाएँ, स्टेट इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेमोक्रेटिकली कंट्रोल किया जाए, मतलब लोग आपस में वोटिंग के ज़रिए बोर्ड मेंबर्स को चुनें। और साथ ही साथ स्टेट इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में प्रोफेशनल मैनेजमेंट को भी प्रमोट करे। तो ये था आर्टिकल 43B, जिसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ऐड किया गया था। अब देखते हैं आर्टिकल 46। हमारी सोसाइटी सदियों से एक क्लास बेस्ड, कास्ट बेस्ड सोसाइटी रही है।
सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन करने के बाद गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स से लगभग संन्यास सा ले लिया था, ताकि वो अपना पूरा समय SC STs और दूसरे कमज़ोर वर्गों के उत्थान में लगा पाएँ, प्राइमरीली अनटचेबल्स यानी हरिजन्स। तो हमारे DPSP का आर्टिकल 46 भी SC STs और दूसरे वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए स्टेट को ये डायरेक्टिव देता है कि उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करें। और साथ ही साथ ये भी स्टेट की ड्यूटी है कि वो SC STs और दूसरे वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ को सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करें। तो ये था आर्टिकल 46। अब देखते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 के सोशलिस्टिक पार्ट को हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और यहाँ पर हम गांधीयन पार्ट को कवर करेंगे, जो बात करता है नशीली ड्रिंक्स और ड्रग्स की। गांधी जी शराब पीने और उसके मैन्युफैक्चर के खिलाफ थे। आपने देखा होगा कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान भी गांधी जी लिकर शॉप की पिकेटिंग करने के लिए कहते थे। यहाँ पर आर्टिकल 47 स्टेट को ये डायरेक्टिव देता है कि स्टेट ऐसी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स को प्रोहिबिट करे। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात, बिहार, मिज़ोरम और नागालैंड। इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी जैसे लक्षद्वीप में भी अल्कोहल पूरी तरह से बैन है। तो ये हो गया आर्टिकल 47। अब देखते हैं आर्टिकल 48। गांधी जी मानते थे कि काउ स्लॉटर पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए और वो कहते थे कि मॉरली और इकोनॉमिकली काउ स्लॉटर को बैन करना दोनों लिहाज से सही रहेगा। और इसीलिए आर्टिकल 48 स्टेट को ये डायरेक्टिव देता है कि स्टेट गाय, बछड़े और दूसरे दूध देने वाले जानवरों के स्लॉटर को प्रोहिबिट करे। ड्रॉट एनिमल्स यानी वर्किंग एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, बैल एट्सेट्रा के भी स्लॉटर को प्रोहिबिट करने की बात की गई है। और ये भी कहा गया है कि स्टेट को ऐसे एनिमल्स की ब्रीड इंप्रूव करने के लिए काम करते रहना चाहिए। ये भी स्टेट की ड्यूटी है। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल 48 को आधा कवर कर लिया है। आधा इसलिए क्योंकि इस आर्टिकल में गांधीयन के साथ साथ लिबरल और इंटेलेक्चुअल कंटेंट भी है और अभी हमने सिर्फ गांधीयन कंटेंट की बात की है। तो हम देख सकते हैं गांधीयन आइडियोलॉजी वाले सभी आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले आर्टिकल्स को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्सतवा। हेलो फ्रेंड्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पार्ट 4 वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के सभी आर्टिकल्स को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था: सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल और गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड सभी आर्टिकल्स को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और इसके अलावा आर्टिकल 48 के गांधीयन कंटेंट को भी हमने कवर कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग DPSP के उन आर्टिकल्स को कवर करेंगे जो लिबरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं। लिबरल प्रिंसिपल यानी ऐसे प्रिंसिपल्स जो बात करते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, सिविल राइट्स और इंटरनेशनल कॉपरेशन जैसी चीज़ों की। तो हम स्टार्ट करेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल के सबसे पहले आर्टिकल 44 से। ये हम सब जानते हैं कि इंडिया एक बहुत ही बड़ा और डाइवर्सिफाइड देश है। यहाँ के लोग ना सिर्फ अलग अलग भाषाएं बोलते हैं बल्कि अलग अलग कास्ट और रिलीजन को भी बिलोंग करते हैं और उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। और अगर बात करें रिलीजन की, तो हर एक रिलीजन में कुछ कस्टम्स और रिचुअल्स होते हैं और ये कस्टम्स और रिचुअल्स हमें उस पर्टिकुलर रिलीजन की धार्मिक टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं, जिन्हें उस धर्म को मानने वाले लोग फॉलो करते हैं। धार्मिक टेक्स्ट में लिखे हुए इन सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है पर्सनल लॉज और हर एक धर्म के अपने पर्सनल लॉज होते हैं। आज भी हमारे देश में मैरिजेस, डाइवोर्स, मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस जैसे चीज़ों के लिए पर्सनल लॉज को ही फॉलो किया जाता है और ये ब्रिटिशर्स के ज़माने से चला आ रहा है। उस समय में भी ब्रिटिश सरकार मैरिजेस, डिवोर्स, इनहेरिटेंस जैसी मैटर्स में पर्सनल लॉज को अलाउ करती थी। बट आर्टिकल 44 लीगल यूनिफॉर्मिटी की बात करता है, यानी ये सरकार को ये डायरेक्टिव देता है कि वो समय के साथ ये प्रयास करें कि इन पर्सनल लॉज को हटाकर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए जो सबके लिए समान हो। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब भी सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है रिलीजियस कम्युनिटीज़ उसके खिलाफ खड़े हो जाती हैं। बट फिर भी सरकार इस दिशा में लगातार काम करती रहती है। अभी रिसेंटली सरकार ने मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 के ज़रिए ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया है। तो ये तो हो गया हमारा आर्टिकल 44। अब देखते हैं आर्टिकल 45 जो बात करता है फ्री एजुकेशन की।
जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस समय आर्टिकल 45 में प्रोविज़न ये था कि स्टेट 14 साल तक के सभी बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। और 14 से बड़े बच्चों की एजुकेशन को हम आर्टिकल 41 में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हुआ क्या कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 45 को चेंज कर दिया गया और ये कहा गया कि अब स्टेट को बस 6 साल तक के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी। अब क्वेश्चन ये है कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की एजुकेशन कौन से आर्टिकल में कवर होगी। तो उसके लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही एक नया फंडामेंटल राइट ऐड किया गया, आर्टिकल 21A। उसे हम ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स की वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 45 को चेंज किया गया और आर्टिकल 21 को ऐड किया गया। यहाँ से हमें एक बात और क्लियर हो गई है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश की फाइनेंशियल हालत उतनी अच्छी नहीं थी, इसीलिए स्टेट के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसीलिए राइट टू फ्री एजुकेशन को डीपीएसपी में रखा गया था। बट क्योंकि आज़ादी के इतने सालों में हमारी हालत पहले से बेहतर है, इसीलिए अब हम राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना पा रहे हैं। यानी समय के साथ स्टेट की ये कोशिश है कि या तो डीपीएसपी के कंटेंट को फंडामेंटल राइट बना दो या फिर पार्लियामेंट में उनसे रिलेटेड कोई एक्ट पास कर दो। तो ये हुआ आर्टिकल 45। अब देखते हैं आर्टिकल 48, जिसके गांधीयन कंटेंट को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री में हम साइंटिफिक मेथड्स की बात करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग, फार्मिंग और फार्म एनिमल्स की केयर से रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड डायरेक्टिव स्टेट के लिए ये है कि स्टेट को एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इसमें साइंटिफिक मेथड्स को इंट्रोड्यूस करने पर जोर देना चाहिए। जैसे कि सरकार फार्मर्स को इम्प्रूव्ड सीड्स प्रोवाइड कराए, फर्टिलाइज़र और इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो ये हुआ आर्टिकल 48। अब देखते हैं आर्टिकल 48A, जो बात करता है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की। यहाँ स्टेट के लिए डायरेक्टिव ये है कि स्टेट एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करे और साथ ही साथ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करे। और ये आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। सरकार ने इससे रिलेटेड एक्ट्स भी पास किए हैं, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इसके अलावा द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो ये हुआ आर्टिकल 48A। अब देखते हैं आर्टिकल 49, जो बात करता है मॉन्यूमेंट्स की, हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस वाली चीज़ें और जगहों की। इससे रिलेटेड स्टेट के लिए डायरेक्टिव ये है कि ऐसी मॉन्यूमेंट्स और नेशनल इम्पोर्टेंस वाली हिस्टोरिक प्लेसेस और चीज़ों को स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसके लिए स्टेट ने एंशियंट एंड हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1951 पास कर रखा है। तो यही है आर्टिकल 49। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 50, जो एग्जीक्यूटिव्स की बात करता है, पब्लिक सर्विसेज में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स की, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार एटसेट्रा। पहले क्या होता था कि इन ऑफिसर्स के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ साथ जुडिशियल पावर्स भी हुआ करती थी। बट आर्टिकल 50 कहता है कि पब्लिक सर्विसेज एग्जीक्यूटिव्स के पास जुडिशियल पावर्स नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 पास किया, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ के पास से जुडिशियल पावर्स को निकाल लिया गया और ये जुडिशियल पावर्स अब आ गई हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जो कि डायरेक्टली स्टेट हाई कोर्ट के अंडर में काम करता है। तो ये था आर्टिकल 50, जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करता है और स्टेट को ये डायरेक्टिव देता है कि स्टेट दूसरे देशों से अच्छे रिलेशंस बनाकर रखे, इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज़ की शर्तों को माने और इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करे। और अगर किसी देश के साथ कोई मसला हो, कोई डिस्प्यूट हो, तो उसे कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश करे। तो यही था लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का आखिरी आर्टिकल, आर्टिकल 51। और इसी के साथ हमने लिबरल इंटेलेक्चुअल के सभी आर्टिकल्स को कवर कर लिया है। मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में समझने के लिए बुक्सतवा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्सतवा।